बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक प्रोपेगेंडा हुआ भारत से और पाकिस्तान के अंदर कई लोगों की बाछियाँ खिल गई। यानी मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ होता है या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो वो लोग जिनके पॉलिटिकल अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे वो बदला लेने के लिए मैदान में आ जाते हैं। चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो उन सियासतदानों के कोई वफ़ादार सहाफ़ी हों या कोई उनके करीबी लोग हों या एक्टिविस्ट हों, ये सारे लोग मुतहरिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस खबर को ऐसे दिया जो इंडिया से आई थी, जिसका सर था ना पाँव था, कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम फट गया पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इसके तमाम हकायक मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया गया है और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहले इंडियन खबर आप देखें। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का FATF की अदम तामील पर ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान। यह है जी खबर। भारतीय मीडिया के मुताबिक पेरिस में FATF के प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप के इजलास से पहले तज्जियाकारों ने कहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की माली मावनत और मनी लॉन्ड्रिंग की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। यानी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। और उन्होंने उसके कुछ मजबूत इशारे दिए हैं। यानी जो चीज़ें वो ये कह रहे हैं वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं वो भी ज़रा आप देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका ये कहना है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान रिलीफ फंड कायम करने का जो फैसला किया है, जिसके ज़रिए ये मुस्लिम ममालिक से रकूम वसूल करेंगे और फिर ये पैसा अफगानिस्तान की हुकूमत को मिलेगा, बकौल भारतीय मीडिया के। हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने मीडिया पर्सन हैं वो ये जानते हैं। वो इस पर सवाल उठा सकते थे कि भारतीय मीडिया बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि पैसे हमें दो और हम पैसा जो है वो अफगानिस्तान में जाके खर्च करेंगे। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा। उसका तो एक इंटरनेशनली एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यानी पाकिस्तान तो सिर्फ एक फैसिलिटेट कर रहा है बहुत बड़ी कम्युनिटी को उनकी जानें बचाने के लिए, और यही काम अक़वाम मुत्तहिदा भी कर रहा है। और जो मुल्क फंडिंग दे रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अकेला क्यों निशाना बनेगा? इसका जवाब इंडियन मीडिया को देना उन्हीं सहाफ़ियों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने इसके ऊपर बगलें बजाई और कहा कि इमरान खान के खिलाफ उनको बोलने के लिए एक और मवाद मिल गया, रोला पा दो। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये फंड इकट्ठा करना, ये मामला ऐसा है, कुछ TTP के मामला हैं, ये ऐसे हैं। तो भारत ने इस तरह से इस खबरों को इनको दिया। पाकिस्तान की मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने उसको उठाया। ये खबर शुरू कहां से हुई? बड़ा सवाल यह है कि खबर शुरू कहां से होती है। यानी जो आदमी इसको शुरू करने वाला है वो यूनान से उसका ताल्लुक है। जो सहाफ़ी है उसका नाम है एंड्रियस माउंट ज़ेरोलियस। इसने ये मामला शुरू किया है। अब ज़रा इसके बारे में आप समझें। यूनान से इसका ताल्लुक है और ये लिखता है कि अहेड ऑफ FATF plenary and working group meeting in Paris, analysts have said that Pakistan is likely to slip into the blacklist of the global anti-terrorism financing and anti-money laundering watchdog for non-compliance। किन वजूहात की बिना पे? एक तो इसी ने ये लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और पाकिस्तान को बहुत सारी एक्सपोर्ट का, रेमिटेंसेस का और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा अगर पाकिस्तान के साथ ये हो जाता है। इमरान खान साहब बहुत कोशिश करते रहे माजी में भी, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि 2018 से लगातार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में चल रहा है। नवाज शरीफ साहब के दौर में वाइट लिस्ट में आया था। अब ये जो आदमी है यूनानी सहाफ़ी, अगर इसकी आप बाकी ट्वीट्स देखें या आप गौर करें कि ये आदमी कौन है, आप इसके बारे में जानना चाहें तो थोड़ी सी रिसर्च कर लें। इसके पिछले ट्वीट्स पे चले जाएं तो ये सारे ट्वीट बलूचिस्तान के बारे में करता है और सारे ट्वीट्स इस बारे में करता है कि भारत के अंदर हिजाब के ऊपर जो पाबंदी का रोला डाला जा रहा है वो बिला वजह है। असल तो हालात पाकिस्तान में ख़राब है। ये कई दफ़ा कहता है कि कश्मीर को बात ना करें, अब बलूचिस्तान की बात करें। और अभी जो पाकिस्तान की फ़ौज एक ऑपरेशन कर रही है बलूचिस्तान में, उसको इसने एक तरह से रियासती जबर करार दिया है अपनी ट्वीट्स के अंदर। और पूरे बलूचिस्तान के अंदर इसका कहना है कि लोगों को उठाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और फोर्सेस वहां पे ये कर रही हैं। और ट्रेंड जो है वो उठाए जाते हैं इंडिया के खिलाफ। इंडिया के हक में हमेशा ये बात करता है। यानी अभी इसने कहा कि हिजाब के मामले में इंडिया को पोलराइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात ज़्यादा ख़राब रहते हैं। ये ऐसा सहाफ़ी है जो हिंदुत्व का,
इंडिया का बड़ा प्रचार करता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट लिखता है। इसका एक रिकॉर्ड है। इसकी बुनियाद के ऊपर खबर बनाता है इंडियन मीडिया, और जब इंडियन मीडिया इसके ऊपर खबर बनाता है तो पाकिस्तान मीडिया के अंदर बैठे हुए वो लोग जो इस मौजूदा हुकूमत को या रियासती स्ट्रक्चर को पसंद नहीं करते, वो सारे के सारे पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इंडियन प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। मैं क्या कहूंगा, उनको नीयत पे शक क्या करें, या उनके नाम क्या ले, हो सकता है वो ये करते इसलिए हो ताकि उनके नाम लिए जाए, उनको मजीद मकबूलियत मिले। तो मेरे ख्याल में नाम लेने से बेहतर है कि पोल खोल दें। अब पोल खोलने का वक्त आ गया। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली इसके खिलाफ काउंटर कहां से किया गया। ये मिखेल कोगलमैन है, मिखेल कोगलमैन, और ये हैं जी डिप्टी डायरेक्टर एशिया प्रोग्राम फैटफ के लिए। उन्होंने इसको आकर काउंटर किया है और उन्होंने जो कहा वो जरा सुनिए। डोंट बिलीव इंडियन प्रेस रिपोर्ट्स क्लेमिंग एफएटीएफ विल सून ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा बिल्कुल यकीन मत कीजिए भारतीय मीडिया की उन रिपोर्टों का जिनमें कहा जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। द रीजन साइटेड, जो रीजन बताए गए हैं, पाकिस्तान केविंग टू टीटीपी के साथ मुज़ाकरात, सीकिंग फंडिंग फॉर तालिबान गवर्नमेंट या तालिबान गवर्नमेंट के लिए फंडिंग इकट्ठी करना, आर इररेलेवेंट। ये जो वजूहात बताई जा रही है भोंडी किस्म की कि आप टीटीपी से मुज़ाकरात कर सकते हो, तो अमेरिका ने मुज़ाकरात किए थे अफगान तालिबान के साथ, तो मुज़ाकरात तो कौन मना करता है। दूसरा कि पाकिस्तान जो है वो फंडिंग इकट्ठी कर रहा है अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए, ये इररेलेवेंट है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है फैटफ के साथ। उन्होंने ये कहा बिकॉज दे डोंट रिलेट टू पाकिस्तान फैटफ एक्शन प्लान। ये पाकिस्तान के फैटफ एक्शन प्लान से रिलेट नहीं करते, लिहाजा ये प्रोपेगेंडा गलत है। हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में ही रहे और वो पाकिस्तान को रहना है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जब तरदीद आई है तब वो सहाफी जिन्होंने कीचड़ उछाला पाकिस्तान पे और भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने पाकिस्तान में रहते हुए, उनमें से किसी ने इस स्टेटमेंट को उठाकर यह नहीं कहा कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था और हम उसका हिस्सा बन गए, या कम से कम यही कहें कि एटलीस्ट एक बेहतर खबर है और यह रिबटल आया है, या ये कह लें कि एक तरदीद आई है फैटफ की जानिब से ऑफिशियली। लेकिन फैटफ की ऑफिशियल तरदीद को उन्होंने नहीं लगाया किसी ने भी, जिसने लगाया वो भारतीय प्रोपेगेंडा को लगाया। तो ठीक है, ऐसे ही होता है। और जो इसहाक डार साहब है वो भी इसका हिस्सा बने और बहुत सारे लोग हैं वो भी इसका हिस्सा बने अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब मैं आपको एक मैप और दिखाने वाला हूं। इस मैप को आप गौर से देखें। ये IPRI इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक मैप बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ आए कि फैटफ पाकिस्तान के साथ कर क्या रहा है। ये है जी वो मैप। अब इस मैप को आप गौर से देखें। इसके अंदर 3 कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये दुनिया का नक्शा है। इसमें जो 3 रंग आपको नजर आ रहे हैं, एक तो है वो व्हाइट, या इसको आप कह रहे हैं बिल्कुल लाइट पिंक कलर है। ये आप समझ लें कि ये व्हाइट, जितने भी फैटफ की व्हाइट लिस्ट में मुल्क हैं ये सारे वो हैं। कुछ ग्रे है और 2 जो है डॉट्स वो ब्लैक है। 2 मुल्क जो है वो ब्लैक के अंदर आते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि किस मुल्क ने कितने % अमल दरामद किया है, यानी जो व्हाइट लिस्ट में बहुत सारे मुल्क हैं उन्होंने कितने % अमल दरामद जो है वो नहीं किया, यानी कितने % अमल दरामद उनका रह गया है फैटफ के एक्शन प्लान के ऊपर। और जो ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, और जो ग्रे हैं उन्होंने क्या किया और जो ब्लैक है उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले तो आप देख लें जी ब्लैक वाले 2 मुल्क हैं सिर्फ ब्लैक, जिनमें एक नॉर्थ कोरिया है, उसके बारे में लिखा है नॉन कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेट ही नहीं करता, कोई डाटा नहीं देता, कोई एक्सेस, कोई रिसाई नहीं देता। दूसरा ईरान है, ईरान भी नॉन कोऑपरेटिव है, वो भी कोई बात नहीं सुनता, ब्लैक लिस्ट के अंदर है। बाकी कई मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर है। अब आ जाए अमेरिका। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं अमेरिका को। आप देखें उन्होंने 22.5% अमल दरामद नहीं किया फैटफ के नुकात के ऊपर, और वो है व्हाइट लिस्ट में। फ्रांस ने लगभग 25% अमल दरामद नहीं किया फैटफ के एक्शन प्लान के ऊपर, लेकिन वो भी है व्हाइट लिस्ट में। इसी तरह न्यूजीलैंड ने 30% अमल दरामद नहीं किया, वो भी है व्हाइट लिस्ट में। इसी तरह श्रीलंका ने 22.5% अमल दरामद नहीं किया, वो भी है व्हाइट लिस्ट में। साउथ कोरिया ने 20% अमल दरामद नहीं किया,
वो भी है व्हाइट लिस्ट में। जॉर्जिया, इन्होंने 32.5% अमल दरामद नहीं किया, वो भी है व्हाइट लिस्ट में। और इसी तरह चाइना ने 22.5% अमल दरामद नहीं किया, वो भी व्हाइट लिस्ट में है। और ये वो सारे मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशन है और कब तक के लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तान के ऊपर जो अमल दरामद ना होने का जो परसेंटेज था फैटफ के एक्शन प्लान पे, वो था सिर्फ और सिर्फ 12.5%। यानी इतना कम पाकिस्तान का अमल दरामद रह गया है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और इतना ज्यादा अमल दरामद फ्रांस का, अमेरिका का, श्रीलंका का, इवन रशिया का 12.5%, चाइना का और बहुत सारे और मुल्क हैं जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, साउथ कोरिया का, न्यूजीलैंड का, जापान का 27.5% का अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये वो सारे मुल्क हैं जिनको ये सारा अमल दरामद ना करके वो कहां पे है? जॉर्जिया 32.5%, वो सारे व्हाइट लिस्ट में है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इस ज्यादती के खिलाफ ये कोई साफ ही नहीं बोलता, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करते। बात जब करते हैं इस पे करते हैं पाकिस्तान क्यों है जी, क्यों है। ये बात पूछे कि पाकिस्तान को क्यों डाला गया है इंटरनेशनली, ये ज्यादती पाकिस्तान के साथ क्यों हो रही है। हालांकि सबसे बेहतर कारकर्दगी दुनिया में पाकिस्तान ने करके दिखाई है। टॉप के जो ममालिक हैं जिन्होंने फैटफ के एक्शन प्लान पे अमल किया वो पाकिस्तान उनमें है। फ्रांस जो फैसला करता है इवन पाकिस्तान के बारे में, खुद 25% पे अमल दरामद नहीं कर पाया, पाकिस्तान से डबल अमल दरामद नहीं कर पाया। और पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा फ्रांस से परफॉर्म किया है, उनसे 50% बेहतर, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो इसका भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक्चुअली ये एक ज्यादती है जो लगातार इस मुल्क के साथ हो रही है। इस पे आवाज उठाने की बजाय भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाने वालों के ऊपर सिर्फ मैं, या जो बन जाते हैं हिस्सा भारतीय प्रोपेगेंडे का, आवाज उठाने के बजाय उनके साथ सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिल गेट्स के पाकिस्तान में पहली मरतबा आने के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया ऐसा जिससे पाकिस्तानियों को लगे कि कुछ बेहतर या कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा कोई तबसरा नहीं किया। इन्होंने जब बात की, क्या की, ये कुर्सी के उधर क्यों बैठा है, ये कुर्सी के इधर क्यों बैठा है, उसने जेबों में हाथ क्यों डाले हुए हैं, ये क्या है। यानी जानबूझकर नेगेटिविटीज को ढूंढ रहे हैं, एक बड़े इवेंट के अंदर भी खराबी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट देम डू, जो वो करते हैं उनको करने दें। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका था, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड चलाया गया FATF का और रात भर ये ट्रेंड चलता रहा, टॉप ट्रेंड के ऊपर भी रहा। और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे जो है वो एक्टिविस्ट, वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालते रहे। अब आ जाए मोहसिन बेग के मामले में। वहां पे एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने फैसला लिखते हुए इख्तियारात से तजावज़ किया, क्योंकि उन्होंने कहा था जो रेड हुआ है मोहसिन बेग के घर पे ये गैर कानूनी हुआ है और ये गलत हुआ है। उनके बकौल वारंट मौजूद नहीं थे और ये कोई तरीकाकार नहीं था। वैसे ये तो मेरा भी ये कहना है कि प्रॉपर तैयारी के साथ और कानूनी जो है वो नुकात के ऊपर अमल दरामद करने के बाद फिर जाके अगर ये रेड करें या पकड़े किसी को, तो फिर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रह जाती जिसका मुजरिम या मुलजिम फायदा उठाए। ये तो ये है कि मुलजिम या मुजरिम को खुद ही आप दे रहे होते हैं मौका, जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि वो अपने जुर्म को जस्टिफाई कर सके इस किस्म की हरकतें करने के बाद। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन के पास उन्होंने कहा जी जमा करवाएंगे शिकायत इस जज के खिलाफ और मैं खुद जाऊंगा। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी यही कहा है, मुख्तलिफ मामला के ऊपर ये ब्रीफिंग दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने ये कहा प्राइम मिनिस्टर को भी कि ये ठीक नहीं है जो जज साहब ने किया। और मोहसिन बेग को गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पेश किया गया था, तो अदालत का इस पर ऑब्जर्वेशन देना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग केस में अदालत में मौजूद होऊंगा, ये उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सहाफ़ी समेत कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं और कानून की नज़र में बराबर है। कोई मीडिया से हो या किसी और शोबे से हो, कानून की नज़र में सब बराबर है। मेरे ख्याल में अगर ये तौहीन हो रही है और तो ये बहुत गलत बात है, चाहे वफाकी वज़ीर मुराद सईद की हो रही है, चाहे दूसरी तरफ के लोगों की कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इस तरह के मीडिया सेल्स बने हुए हैं, चाहे वो PMLN में है, चाहे वो PTI में है, चाहे वो बाकी जमातों में है, जो कीचड़ उछालते हैं, गंद उछालते हैं, लोगों की ज़ातियात के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर अटैक करते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बहुत बुरी बात है।
इन सब को पकड़ में लाना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पकड़ना है तो सारों को पकड़े, अटैक करना है तो सबके ऊपर करें। रूस और यूक्रेन के मामले में अमेरिका और रशिया बहुत खतरनाक हद तक एक दूसरे के सामने आ गए हैं। एक बड़ी खबर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसकी तफसीलात अगले वीलॉग में बताऊंगा कि हालात मजीद कशीदा हो गए हैं और यह खबर दुनिया भर के अखबारात में छपी है। और CNN से मैं आपको बता रहा हूं कि बहरा रूम में रूसी तैयारे और अमेरिकी जंगी तैयारों के आमने सामना उनका हो गया है और उनका बहुत करीब से गुजरते हुए फासला चंद फुट तक रह गया था। इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। अगर यह हादसा होता तो यह एक नई लड़ाई को छेड़ सकता था, लेकिन फिलहाल बचत हो गई है। इसके ऊपर हम एक वीलॉग करेंगे डिटेल में कि क्या हुआ, वाकया कैसे था, CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो ये रूस और अमेरिका, अब रशिया को ये लगता है कि अमेरिका जो नूरा कुश्ती लड़ रहा है, इस नूरा कुश्ती को या तो पूरी लड़ाई में बदलो तो या फिर इसको फौरन बंद करो, क्योंकि ये नूरा कुश्ती जो है वो यूरोप को नुकसान पहुंचाएगी और अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी और रशिया को भी इसमें नुकसान हो सकता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।